ए गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। आज हम शुरुआत करते हैं पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के बारे में। इससे पहले अपने बीच में थोड़ा सा ये जो है इसकी रिग्रेशन की प्रॉपर्टी जो वो पढ़नी रह गई थी, तो ये अपन पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में वो देखेंगे रिग्रेशन की प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। देखिए, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ए जियोमेट्रिक मीन बिटवीन द रिग्रेशन कोएफिशिएंट। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जियोमेट्रिक मीन है, अर्थमेटिक मीन है या क्या है। कि आर पता करना हो तो आप क्या कर दीजिए, प्लस माइनस बी एक्स वाई गुणा बी वाई एक्स। इसकी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये प्रॉपर्टीज सारी आपको याद होनी चाहिए। फिर इफ वन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन द यूनिटी देन अदर मस्ट बी लेस देन यूनिटी। या फिर यूँ कह सकते हैं कि दोनों एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। समझिएगा भाई, ये एडवर्टाइजमेंट जैसे ये 100 का है, ठीक है, और सेल जो है वो इसकी 200 की है। तो अगर ये इसका 200% मतलब 2 है, तो ये इसका कितना होगा, आधा होगा, 1/2 होगा। समझ पा रहे हैं बात कि भाई 200 100 का कितना है, डबल है, तो 100 कितना होगा, उसका आधा होगा। तो एक अगर एक से ज़्यादा है तो एक से कम ही होगा। मतलब बी एक्स वाई अगर एक से ज़्यादा है तो बी वाई एक्स जो है वो कम ही होगा। क्लियर है। और उसके बाद में रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। कि चेंज ऑफ ओरिजिन जो है उससे तो इंडिपेंडेंट है, मतलब कि अगर एक कोई कांस्टेंट अमाउंट जोड़ दिया जाए या माइनस कर दिया जाए उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कोई कांस्टेंट अमाउंट को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो फ़र्क पड़ जाएगा और रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इफ़ द टू वेरिएबल आर अनकोरिलेटेड द लाइन्स ऑफ रिग्रेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये इस तरीके की लाइन बनेगी। क्लियर है। बाकी ये जो पोर्शन, ये छोटी छोटी चीज़ें, ये आप आराम से खुद रीड करोगे तो समझ आ जाएगा। इंटर क्लास कोरिलेशन क्या होता है? इंट्रा क्लास कोरिलेशन मीन्स विच क्लास विद इन क्लास कोरिलेशन। इट इज़ द डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन इन एज मच एज हेयर बोथ द वेरिएबल मेजर द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे हाइट का हो गया, वेट का हो गया, तो इस तरीके से जो है वो ये रहते हैं। क्लियर है। बाकी ये पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, बहुत आसान सही है। और एक है करेक्शन रेशियो। कई बार कोरिलेशन जो है वो देखो, एज डिस्कस अर्लियर व्हेन द वेरिएबल आर लीनियरली रिलेटेड वी हैव द रिग्रेशन लाइन। लीनियर है अगर रिलेशन, तब तो हम रिग्रेशन लाइन से पता कर सकते हैं, क्योंकि बी जो है वो चाहिए अपने को, स्लोप चाहिए। ऑन द अदर वेरिएबल कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैन बी कंप्यूटेड, और वो हमें बता सकता है कि इनके बीच में कितना है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब में लीनियर रिलेशन हो, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमें बी पता चले, ज़रूरी नहीं है कि हमें स्लोप वगैरह पता चले, क्योंकि लाइन ही नहीं बन रही। However, if the variable are not linearly related but some sort of the curvilinear, जैसे ये भी है तो भी एक तरीके का रिलेशन तो है ही इनका, ठीक है, बिटवीन देम, तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, एक को रिलेशन रेशियो है जो यूज करते हैं। तो उस डिग्री को ओपन करने के लिए क्या करते हैं, जो अपना को रिलेशन वाला और ये जो है ये ख़त्म हो जाते हैं, वो काम नहीं आते। वी माइट कम अक्रॉस द बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन वेयर आर में बी लो और इवन जीरो। वो जीरो है लेकिन फिर भी रिग्रेशन हो सकता है, मतलब दोनों साथ साथ चल रहे हैं, लाइन के हिसाब से तो नहीं चल रहे हैं, मतलब लाइन तो उसकी ऐसी हो रही है, ऐसी हो रही है, इस तरीके से कुछ हो रही है, लेकिन फिर भी उनमें रिलेशन है। तो वहाँ पर अपन जो करेक्शन रेशियो एन जो है उसे हम ये यूज करते हैं। तो करेक्शन रेशियो का मतलब क्या है कि जहाँ लीनियर रिलेशनशिप नहीं है वहाँ पर उनका एसोसिएशन देखने के लिए, फिर भी हो सकता है कि उनके अंदर रिलेशन हो, तो उसको मेजर करने के लिए कोरिलेशन रेशियो होता है। ये दो छोटी छोटी बातें थी। अब इसके बाद में हम जो वो पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। सो फार इन द सिंपल कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस वी स्टडीड द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल एज वेल एज स्पेसिफाइड फॉर्म रिलेशनशिप बिटवीन। देखो, पार्शियल और मल्टीपल का सीधा तो यूँ समझिए कि भाई अपन ने कहा कि जैसे किसी बीज का परीक्षण कर रहे हैं अपन की किसी, वो उससे फसल कैसी होती है, अच्छी होती है, नहीं होती है, लेकिन सिर्फ उस बीज का इफेक्ट नहीं आएगा, उसके अलावा ज़मीन का उपजाऊपन, बारिश वगैरह बहुत सारे फैक्टर जो उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। क्लियर है। तो एक्चुअली तो बहुत ज़्यादा जो फैक्टर होते हैं वो उस पर इफेक्ट डालते हैं, लेकिन अपन क्या करते हैं यहाँ पर जैसे हाइट और वेट का देख रहे हैं,
तो वेट में सिर्फ हाइट का ही इफेक्ट नहीं होता, एज का भी इफेक्ट होता होगा, खान पान का भी होता है, फिजिकल एक्सरसाइज का भी होता है, बहुत सारे इफेक्ट जो है वो साथ में होते हैं। तो एक सिर्फ हाइट के साथ इसको मेजर करना सही नहीं है। तो वहाँ पर क्या करते हैं अपन, मल्टीपल कोरिलेशन और रिग्रेशन देखते हैं। क्लियर है। अब पार्शियल क्या होता है, पार्शियल में तो क्या करते हैं हम, बाकी सारे फैक्टर को तो जो है वो साइलेंट करके सिर्फ 2 फैक्टर को स्टडी करते हैं। मतलब वो कह रहा है कि फैक्टर तो बहुत सारे, लेकिन हम बाकी सारे फैक्टर को क्या कर देते हैं, साइलेंट कर देते हैं। मतलब जैसे फसल को ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ पर बारिश जो वो हम लिमिट के हिसाब से डालें, ज़मीन जो वो ऑब्जर्व जैसे एक्सपेरिमेंट के हिसाब से जैसे होते हैं ना लैब, उसी तरीके से लैब के अंदर जब करते हैं तो अपन जैसे किसी वैक्सीन का जो है वो प्रोसेक्शन कर रहे हैं, तो हर किसी को सीधा सीधा नहीं कर सकते क्योंकि हर किसी पे अलग अलग इम्पैक्ट आता है। तो वो जो चूहे वगैरह जिनके ऊपर होता है तो उनको उसी हिसाब से रखा जाता है, सारे एक जैसे ही होते हैं, सारों का इम्यूनिटी सिस्टम एक जैसा रखते हैं ताकि उसका पता चल जाए कि इस इम्यूनिटी सिस्टम वालों पे ये इम्पैक्ट करेगा या नहीं करेगा। द above analysis was based on the unrealistic assumption that one variable influenced by the another variable only, but this is not true always. The yield of the rice depends not only the rainfall but also on the amount of fertilizer, pesticide, temperature and many more other factors. Again, the weight of a student crucially depend on his or her height as well as diet, उसकी chest measurement etc. In all the above cases we are concerned with the 3 or more variables simultaneously, और इस तरीके के रिलेशन जो है उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। देखो सबसे पहले यूनिवेरिएट मतलब कि जिसमें एक ही चीज़ एक ही है, जैसे एक्स एक ही है। फिर बाईवेरिएट जिसमें एक्स और वाई 2 थे, और अब हम देख रहे हैं मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें एक्स वाई जेड ए इस तरीके से। क्लियर। तो यूनिवेरिएट में हमने क्या देखा, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन वगैरह देखे। फिर इसमें क्या देखा, कोरिलेशन रिग्रेशन, सिंपल कोरिलेशन रिग्रेशन। यहाँ देख रहे हैं मल्टीपल कोरिलेशन रिग्रेशन। द मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ कंबाइंड इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप ऑफ एक्स on another variable is the concern of the multiple correlation, whereas the extent of association between two variable after eliminating the effect of other variable is called partial correlation। समझिएगा, एक तो है अगर हम मेजर कर रहे हैं कंबाइंड इन्फ्लुएंस कि हाइट के ऊपर डाइट का, उसके वेट का और उसके खान पान का और उसकी फिजिकल एक्सरसाइज का, सबका इफेक्ट जो वो साथ में देख रहे हैं, तब तो वो क्या कहलाएगा, मल्टीपल कोरिलेशन। वहीं पर अगर हम क्या कर रहे हैं, बाकी सारों को एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल आफ्टर एलिमिनेटिंग द इफेक्ट ऑफ अदर वेरिएबल, बाकी सारे जो है उनको हटा के अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ 2 का इफेक्ट देख रहे हैं, तो फिर वो क्या कहलाएगा, पार्शियल कोरिलेशन। क्लियर। मतलब वो कह तो रहा है कि है 2 से ज़्यादा, लेकिन वो कंसिडर 2 को ही कर रहा है, बाकी सबको साइलेंट कर रहा है, एलिमिनेट कर रहा है इफेक्ट। मल्टीपल कोरिलेशन, multiple regression. In multiple regression we try to predict the value of one variable given of the value of other variable. Let us consider the case of 3 variable y, x1 और x2. We assume there exists linear relationship between them. तो फिर वहाँ पर क्या था, सीधा y बराबर a प्लस बी एक्स था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू a क्या हो गया कि अगर इनको 0 करके वैल्यू ले तो, और bx1 और cx2, ये इस तरीके से ए बी सी आर कॉन्स्टेंट, इस तरीके से अपन लेंगे। सेम वही पार्शियल और मल्टीपल रिग्रेशन, सॉरी कोरिलेशन, व्हेन वी हैव डाटा ऑन मोर देन 2 वेरिएबल साइमल्टेनियसली, कोरिलेशन बिटवीन द 2 वेरिएबल में भी 2 टाइप, पार्शियल और मल्टीपल। ये जो ऊपर लिखा था वो सेम उसी तरीके की बात वापस की गई है। क्लियर। ये वापस यहाँ से आपको खुद को पढ़ना है, ये बिल्कुल बेसिक से बातें कही रखी है कि रिग्रेशन जो वर्ड कहाँ से आया और इसका ओरिजिन किसने किया था, कौन था, और इसका कि गाल्टन जो है उसने फाउंड किया था वगैरह वगैरह। क्लियर। ये बिल्कुल बेसिक सी बात है। ये जो अपन ऊपर पढ़ रखा है ना, इसको थ्योरी बेस्ड जो थोड़ा सा और ज़्यादा लिखा था डिटेल में, तो मैंने कहा कि एक बार इसको लिखा जाए। कॉलेज की बुक के अंदर जो मटेरियल था उसके अंदर ये और एक्स्ट्रा लिखा था, तो है एकदम सिंपल सा जो अपन ऊपर डिस्कस कर रखा, वही बात जो है यहाँ दोबारा लिखिए, एक बार आप इसको रीड कर लीजिएगा। क्लियर है। यहाँ से वापस मल्टीपल और पार्शियल कोरिलेशन के बारे में, when the value of one variable are associated with or influenced by the other variable, example age of husband and wife,
द हाइट ऑफ द फादर एंड सन, सप्लाई और डिमांड ऑफ कॉमोडिटी. Karl Pearson coefficient of correlation can be used as a measure of linear relationship between them, but sometimes there is an interrelationship between many variable, or value of one variable may be influenced by many factor, yield of crop वगैरह ये जो बात ले रखी है. Suppose that trivariate or multivariate distribution, we are interested in the relationship between two variable only. लेकिन अगर हम दो ही देख रहे हैं, there are two alternative. अब देखिए फैक्टर तो जैसे चार है, लेकिन चार में से हम क्या करना चाहते हैं, सिर्फ दो को स्टडी करना है. समझिएगा, जैसे कि डिमांड पर जो है वो, या फिर अपन हाइट का ही ले लेते हैं, आसानी समझ आएगा. हाइट के ऊपर जो है वो इफेक्ट देता है उसकी डाइट, क्या खाना खाता है, उसका वेट, उसकी एज और उसकी फिजिकल एक्सरसाइज. ये इतनी सारी चीज़ें जो है वो इसके ऊपर इफेक्ट देते हैं. लेकिन अपने को क्या करना है, वेट और हाइट का ही रिलेशन पढ़ना है. तो अपने पास दो ऑप्शन है, या तो क्या कर सकते हैं, वी कंसिडर ओनली दोज टू मेंबर्स ऑफ द ऑब्जर्व डाटा इन विच द अदर मेंबर आर हैव स्पेसिफाइड वैल्यू. या तो अपन क्या करते हैं कि भाई अपन चाहते हैं कि वेट और हाइट का करें, तो एज अपन फिक्स कर लेते हैं सब में कि भाई 25 की उम्र के जो है वो सब लेंगे, और जिनका खाना स्पेसिफाइड यही रहता है, मतलब नॉर्मल घर का खाना खाते हैं वो, और नॉर्मली वो शाम को सिर्फ गेम खेलते हैं इस तरीके से, ये ऐसे ही सब लेंगे, ताकि ये तीनों फैक्टर तो सब में कॉमन हो गए. बचा जो है वो वेट और हाइट का ही बचा है, तो उसके हिसाब से कर सकते हैं. या फिर दूसरा क्या कर सकते हैं, वी में एलिमिनेट मैथमेटिकली द इफेक्ट ऑफ अदर वेरिएबल. या फिर क्या करते हैं, इस एज की वजह से कितना इफेक्ट आता है, डाइट की वजह से कितना आता है, फिजिकल एक्सरसाइज की वजह से कितना आता है, वो करें और वो मैथमेटिकली हम क्या कर दें, एलिमिनेट कर दें. द फर्स्ट मेथड हैज द डिसएडवांटेज दैट इट लिमिट्स द साइज ऑफ द डाटा. अब यहाँ पर क्या है, पहले के अंदर वैसे तो पहला सही था, लेकिन पहले के अंदर क्या होगा, जैसे 100 लोगों पे अपन ये एनालिसिस करना चाहते थे, अब अपन ने कहा सिर्फ 25 के एज के लेंगे, तो मान लीजिए वो सिर्फ जो है वो बचे आपके 85. ठीक है, अब उसमें से हमने कहा कि ये स्पेसिफाइड घर का खाना नहीं खाते, बाहर का खाना नहीं खाते, होटल में नहीं खाते हैं, तो फिर मान लीजिए कि 25 ही बचे, क्योंकि 25 जो वो जॉब करते हैं और वो बाहर का ही खाना खाते हैं. और फिर फिजिकल एक्सरसाइज, उसमें से मान लीजिए 10 ही बचे कि भाई जो है शाम को फिजिकल एक्सरसाइज भी कर पाते हैं. तो यहाँ पर क्या हो जाता है, डाटा का लिमिट हो जाता है. एंड आल्सो इट इज़ एप्लीकेबल टू ओनली द डाटा इन विच द अदर वेरिएट हैव असाइन वैल्यू. अब यहाँ पर लगेगा भी तभी, और हो सकता है कि ऐसा कोई आदमी मिले ही नहीं, दो आदमी जो इस तरीके से हो, जो इनके डाइट वगैरह सब कॉमन हो. इन द सेकेंड मेथड में इट नॉट बी पॉसिबल टू एलिमिनेट. अब सेकेंड के अंदर क्या कह रहा है, इट मे नॉट बी पॉसिबल टू एलिमिनेट द एंटायर इन्फ्लुएंस ऑफ वेरिएबल, बट द लीनियर इफेक्ट कैन बी इजीली एलिमिनेटेड. द कोरिलेशन एंड रिग्रेशन बिटवीन टू वेरिएबल इन एलिमिनेटिंग लीनियर इफेक्ट ऑफ अदर वेरिएबल इन देम इज कॉल्ड पार्शियल कोरिलेशन और पार्शियल रिग्रेशन. वो कह रहा है वैसे तो भाई ये भी एकदम आसान नहीं है कि अपन सीधा उनका इफेक्ट हटा दें, लेकिन फिर भी हम कोशिश करके उसको हटा सकते हैं, उनका जो लीनियर रिलेशनशिप है वो हटा सकते हैं, और इसे हम क्या कहेंगे, पार्शियल कोरिलेशन और पार्शियल रिग्रेशन. क्यों, क्योंकि दूसरे का इफेक्ट है जो हटा रहे हैं. प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा. प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट. इसमें जब कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ये मल्टीपल में, एक सेकंड ना, कोएफिशिएंट, मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेजर्स द क्लोजनेस ऑफ एसोसिएशन. ये एसोसिएशन की क्लोजनेस बताता है किसमें, बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑब्टेन फ्रॉम द मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन. पहली बात तो ये प्रॉपर्टीज इसकी सिंपल से हो गई कि इसके अंदर दो नहीं होंगे, मल्टीपल होंगे. उसके बाद में क्या है, मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू and expected value when the expected value are calculated from the linear relation of the variable determined by the method of least square is always greater than that were expected value as calculated from any other linear combination of the variable. अब वो कह रहा है कि अगर हम किसी भी तरीके से कैलकुलेट करते हैं और एक हमारे पास है, अगर हम लीनियर रिलेशनशिप से करते हैं तो वो हमेशा क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू से हमेशा ज़्यादा होगा. ये इसकी
प्रॉपर्टीज है। थर्ड इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, सिंस R1 2 3, R1 2 3 मतलब कि इफेक्ट जो है वो 1 के ऊपर 2 और 3 का इज ए सिंपल कोरिलेशन बिटवीन x1 एंड x2 एंड 3 लिखना था, ठीक है। इट मस्ट बी लाइज बिटवीन द -1 to +1। ये तो सेम पहली प्रॉपर्टी जो चल रही थी वो की वही है, कोई कोरिलेशन जो है चाहे आप सिंपल कर रहे हैं चाहे ज़्यादा का कर रहे हैं वो हमेशा क्या होगा, -1 से लेके +1 के बीच में होगा। बट एज सीन इन द रिमार्क 1 अब R1.23 इज नॉन नेगेटिव क्वांटिटी एंड वी कंक्लूड दैट 0। लेकिन वो क्या कह रहा है कि अगर किसी एक के ऊपर इफेक्ट करोगे, पता करोगे तो वो नॉन नेगेटिव होगा। नॉन नेगेटिव होगा मतलब कि 0 से नीचे की साइड में नहीं होगा। तो अगर R1.23 अगर आप कर रहे हो तो वो 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। इफ R1.23 अगर 1 है इसका मतलब क्या है, देन एसोसिएशन इज परफेक्ट एंड ऑल द रिग्रेशन रेजिडुअल आर 0। अगर 1 है जो 1 हो गया, ये थोड़ा ध्यान से समझिए। एक तो अगर ये सिचुएशन हो गई, दूसरा कह रहा है अगर R1.23 अगर 1 है तो इसका मतलब क्या है, परफेक्ट है और रिग्रेशन रेजिडुअल जो होंगे वो क्या होंगे, बाकी के जो रिग्रेशन रेजिडुअल है वो क्या, ऑल द रिग्रेशन रेजिडुअल जो होंगे बाकी 0 होंगे। एंड एज सच वेरिएबल 1.23 इज 0। एक सेकेंड है ना, R1.23 जो है अगर 1 है तो एसोसिएशन इज परफेक्ट एंड ऑल रिग्रेशन रेजिडुअल आर 0 एंड एज सच वेरिएंस 1.230 इन दिस केस सिंस x1 और x1 पॉइंट, ये यार प्रिंटिंग में ज़्यादा ही मिस्टेक कर दी इसने, 2-3 मिस्टेक कर दी। x1.23 is predicted value of x1 is multiple linear regression x1 on x2 and x3 may be said to be perfect prediction formula। मतलब क्या हुआ, वो सेम ही पहले जैसी बातें कर रहे थे ना वैसा ही कि अगर 1 है इसका मतलब तो वो परफेक्ट हो गया और बाकी जो है 0 हो जाएंगे, और अगर ये 0 है तो उस केस के अंदर फिर नहीं रहेगा, और अगर 1 है तो मतलब परफेक्ट रहेगा। इफ़ R1.23 अगर 0 है, देखो यहाँ तो 1 की बात हो गई, यहाँ 0 है, देन ऑल टोटल एंड पार्शियल कोरिलेशन इन्वॉल्विंग x1 आर 0। अगर 1.23 1 का इफेक्ट जो है वो 1 के ऊपर 2 और 3 का इफेक्ट जो वो 0 है, देन ऑल टोटल एंड पार्शियल कोरिलेशन जिसमें इन्वॉल्व है x1 वो क्या हो जाएंगे 0। सो x1 इज कम्प्लीटली अनकोरिलेटेड। अगर ये 0 हो गया तो वो कम्प्लीटली अनरिलेटेड हो जाएगा। और उसके बाद में ऑल द अदर वेरिएबल इन दिस केस ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन फेल टू थ्रो एनी लाइट ऑन द वैल्यू ऑफ x1 व्हेन x2 एंड x3 आर नो। अब 0 हो गया एक, तो उसके ऊपर फिर बाकी की कोई इफेक्ट है ही नहीं, मतलब वो तो एकदम अनकोरिलेटेड हो गया। तो फिर उस केस के अंदर बाकी की जो वैल्यू है उसका इनके ऊपर क्या इफेक्ट आया वो फिर हम पता नहीं कर पाएंगे। इफ R1.23 इज नॉट लेस देन एनी टोटल कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो फिर वो R1.23 जो होगा वो R12 R13 और R23 से क्या होगा, बड़ा होगा। कोएफिशिएंट ऑफ पार्शियल कोरिलेशन समटाइम द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल x1 एंड x1 may be partly due to the correlation of third variable x3 with the x1 and x2. In such a situation one may want to know what is the correlation between x1 and 2 would be if the effect of x3 on each x1 and x2 is eliminated. This correlation is called partial correlation। फिर वो तो वापस वही बात करी, देखो कि भाई जैसे 1 है ये, इसके ऊपर इफेक्ट है 2 का भी और 3 का भी, तो आदमी सीधी सी बात ये भी चाहेगा कि अगर 3 को हटा दें कि भाई वो यूँ तो मुस्कुराती है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पास में अगर ये उसका भाई खड़ा रहता है तब वो सामने ही नहीं देखती, तो इसको हटा के उसका इफेक्ट जो वो देखना चाहेगा, तो उस केस के अंदर फिर क्या करना होगा, अपने को उसका इफेक्ट है जो हटाना पड़ेगा। उससे हम क्या कहेंगे, पार्शियल कोरिलेशन एंड
correlation coefficient x1 and x2 after the linear effect of x3 on each of them has been eliminated is called partial correlation coefficient. ठीक है, मेनली तो आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी, एक तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है सबसे इम्पोर्टेंट तो, ठीक है। बाकी पार्शियल का वर्ड का मतलब ध्यान रखना है, बाकी मल्टीपल कोरिलेशन के बेसिक ध्यान रखने हैं और इसकी प्रॉपर्टी जो वो ध्यान रखनी है कि अगर एक है वैसे प्रॉपर्टीज इसकी जो अपन ने ऊपर नॉर्मल पढ़ी वो सेम की सेम है, उसी तरीके की प्रॉपर्टी उतना ही याद रख लोगे ना तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो वो बहुत आसान से ही आते हैं। मे द रेजिडुअल ऑफ x1.3 x1 b3 x3 may be regarded as that part of variable x1 which remain after the linear effect of x3 has been eliminated। देखो रेजिडुअल का मतलब क्या होगा कि बचा हुआ, जैसे कि ये एक के ऊपर 2 और 3 का इफेक्ट है। अब 3 का हटाने के बाद जो इफेक्ट बचेगा उसे हम क्या कहेंगे, 2 का रेजिडुअल इफेक्ट या फिर 3 को हटाने के बाद का इफेक्ट। may be interpreted as a part of x2 obtained after the eliminating effect of x3। thus the partial correlation coefficient जो उसका denominated by r1 2.3 और उसको इस तरीके से अपन लिखते हैं। क्लियर, ये इतना है जो अब इससे ज़्यादा इसको वैसे इससे आगे भी है लेकिन क्वेश्चन जो वो इससे ज़्यादा बड़े बन नहीं सकते क्योंकि एमसीक्यू में इतने तक के क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको एक तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, पार्शियल का मतलब ध्यान रखना है, मल्टीपल का मतलब ध्यान रखना है और ये इतना चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। ये इसका जो है वो थ्योरी जो मतलब बेसिक जो है वो समरी जो है वो मैंने हाथ से बनाई थी, आपको मैंने नोट्स वैसे अपलोड कर रखे हैं जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो। ये सिंपल सी एकदम मतलब जो बेसिक है वो दे रखा है, जिसके अंदर एक बार अगर ये देखोगे तो आपको इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो वो इसी में से आएंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन जो वो नहीं आते। ये आप इससे देख लीजिएगा इसके साथ वाले से, और बेहतर है कि इससे अच्छा आप क्या कीजिए हैंड रिटन जो नोट्स हैं उनसे देखिएगा, जो मैंने हैंड रिटन नोट्स जो वो शेयर कर रखे उनसे देखिएगा। क्लियर है, तो वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। और अगर वो नहीं हो रखे हैं अपलोड तो मेरे को आप बताइएगा टेलीग्राम पे, तो मैं उसके हिसाब से इसको वापस है जो दे दूँगा। ये यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ना, ये कुछ चीज़ें याद करने वाले, इन चीज़ों को सीधा सीधा याद कर लीजिएगा। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ये सीधा पूछते हैं कि इसका जो है वो r² जो है इसका साइन होता है। ये यहाँ पर जो लिखी है ना ये कुछ चीज़ें, इनको आपको याद करना है और इनको याद करना ही आपके पास ऑप्शन है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है आपको। कोरिलेशन ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन जो उसको हम k² से जो डिनोट करते हैं। अनएक्सप्लेन वेरिएंस अपॉन टोटल वेरिएंस जो वो k² होता है। ये जो चीज़ें हैं ये आपको एज इट इज़ इसी तरीके से आपको याद करनी है, क्योंकि इससे सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, डिटेल के अंदर इससे क्वेश्चन बनते नहीं हैं। तो ये इतना पोर्शन जो है वो इससे क्वेश्चन बनने वाला जो पोर्शन है उतना मैंने आपको बताया, उतना मैंने करवाया। एक बार 5 मिनट में आपको मैं क्विक रिकैप दिला देता हूँ। देखो हमने देखा कोरिलेशन, रिग्रेशन, इसमें पहले देखा बाईवेरिएट डाटा कि अभी तक यूनिवेरिएट देख रहे थे, फिर बाईवेरिएट, और फिर बाईवेरिएट के लिए हमने क्या किया, परफेक्ट पॉजिटिव +1 हो सकता है, लिमिटेड पॉजिटिव मतलब 1 नहीं है, नो कोरिलेशन 0 हो गया, लिमिटेड नेगेटिव हो सकता है, परफेक्टली नेगेटिव -1 मतलब जस्ट उल्टे कर रहे हैं। और उसको मेजर करने के लिए फिर हमने स्कैटर डायग्राम देखा, कार्ल पियर्सन देखा, कोएफिशिएंट ऑफ रैंक। स्कैटर डायग्राम में डायग्राम बना के हम अपन मेजर करते हैं। कार्ल पियर्सन ने फार्मूला दिया, कोवेरिएंस के हिसाब से फार्मूला दिया था, डिवाइड में स्टैंडर्ड डेविएशन रखा ताकि यूनिट से फ्री रखा जाए। फिर ये जो है ये इसको यूनिट ही चाहिए थी, इस वजह से ये नहीं कर पा रहा था, तो रैंक वाला लेके आया, स्पेयरमैन लेके आया। उसने कहा कि रैंक दे सकते हो जिनके अंदर जैसे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें ये नहीं दे सकते वहाँ पर रैंक दे दीजिए, और रैंक के हिसाब से अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। ये चीज़ें थी। उसके बाद में हमने ये कुछ फार्मूले देखे, फिर सिंपल रिग्रेशन का नॉर्मली फार्मूला देखा, BXY और BYX और इस तरीके से देखा। फिर इसकी जो प्रॉपर्टीज़ देखी, जो प्रॉपर्टीज जो थी वो इम्पोर्टेंट थी। स्टैंडर्ड एरर देखा, स्टैंडर्ड एरर क्या है, जैसा स्टैंडर्ड डेविएशन है वैसा स्टैंडर्ड एरर है कि हम जो एस्टिमेट कर रहे हैं उस एस्टिमेट से इधर उधर हो सकता है, वो कितना हो सकता है, वो स्टैंडर्ड एरर है। तो स्टैंडर्ड एरर एक तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन ही है। यूनिवेरिएट में जहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वहीं पर बाईवेरिएट के अंदर स्टैंडर्ड एरर होता है। उसके बाद में अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस एंड एक्सप्लेन्ड वेरिएंस जो है उसके बारे में बात किया कि जो हम एस्टिमेटेड वैल्यू है उस तक का और उसके बाद का। और फिर पार्शियल और मल्टीपल के बारे में बात की कि पार्शियल रिग्रेशन क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है।
बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, उसमें से हम बाकी को सारों को ऑफ करके सिर्फ एक को ही अगर इफेक्ट देखें तो वो तो जाएगा पार्शियल, और सबको साथ में देखें तो मल्टीपल। फिर अपन ने रिग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी जिसमें आर इज इक्वल टू, अब देखो वो ऐसा भी दे सकता है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स वाई गुणा बी वाई एक्स। तो क्या ये सही है क्या? हाँ सही है। ये स्क्वायर इधर हटेगा तो ये सॉरी अंडर रूट हटेगा तो सामने वाले साइड में स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, एक से ज़्यादा है तो एक से कम हो जाएगा। इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है, स्केल से नहीं है। और ये लाइनें कब कैसी बनती है, और करेक्शन रेशियो हमने बात की कि जब कोरिलेशन नहीं है लेकिन फिर भी अगर उनके अंदर कुछ रिलेशन है, लीनियर नहीं है, कर्व लीनियर ऐसा कुछ है, तो उस केस के अंदर कोरिलेशन जो वो नहीं होता है, तो फिर अपन क्या करते हैं, कोरिलेशन रेशियो जो है उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। इंट्रा क्लास कोरिलेशन मतलब कि एक ही टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर रहे हैं तो हो जाएगा। और उसके बाद में प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी मल्टीपल की। मल्टीपल में मेनली चीज़ यही ध्यान रखना है, देखो मल्टीपल के अंदर आपको थोड़ी दिक्कत आएगी और आना जायज़ भी है, क्योंकि इसको पूरा अगर पढ़ें, क्योंकि प्रैक्टिकल के हिसाब से अगर देखें तब तो ये पूरा समझ आ जाए, लेकिन उतना टाइम देने का उतना अपने को फ़ायदा मिलेगा नहीं। रीज़न क्या है? क्योंकि इसको टाइम लगेगा, जैसे 2 सेशन कम से कम अपन लगाएंगे, इतने में जो इतनी पढ़ी है प्रॉपर्टीज इसको 1-2 बार देखेंगे तो उससे अपने को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इसके इतने हार्ड क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेन चीज़ ये है कि अपने पास जो एग्ज़ाम जो है वो अपना MCQ बेस्ड है, तो उसके अंदर इससे ज़्यादा लंबा क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता, तो अपन इतना ज़्यादा इसके ऊपर माथाफोड़ी करें उससे कोई फ़र्क मतलब फ़ायदा मिलेगा नहीं खास। क्लियर? ये है। और ये इसकी जो बेसिक चीज़ें जो अपन ने अभी तक पढ़ी है ना वही है, उसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं है, सेम वही वो की वही है। आप इसको यहाँ पर समरी कह सकते हो, ये जो अपन ने जो पढ़ा उसकी समरी है। इसको समरी को या तो यहाँ से देख लीजिएगा, या फिर मैंने जो नोट्स अपलोड कर रखे हैं जिसमें हैंड रिटन नोट्स है शुरुआत के अंदर सबसे पहले जिससे मैंने वो हैंड रिटन नोट्स है उसके अंदर मैंने शॉर्ट करके दे रखा है कोरिलेशन और रिग्रेशन का। तो मोस्ट प्रोबेबली तो अगर क्वेश्चन जैसे 5 क्वेश्चन आए इससे कोरिलेशन रिग्रेशन से, तो 4 तो फिक्स उसमें से ही आएंगे, ये तो पक्का है। तो आप इसको ज़्यादा अच्छे से देख के कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें, तो इस वाले पोर्शन को, ये वाला जो पोर्शन है इसको यहाँ से ना देख के आप उसमें से देख लीजिएगा, तो वहाँ पर मैंने हाथों से लिखा है तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। यहाँ तक का रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा। नया टॉपिक अपन कल से शुरू करेंगे, एक बार यहाँ तक का पूरा रिवाइज कर लीजिए, ताकि अब जो है वो अपन 3 जो है वो छोटे छोटे एक सेशन के जो टॉपिक है वो लेंगे। टाइम सीरीज, और उसके बाद में इंडेक्स नंबर हो गया, टाइम सीरीज हो गया, और वाइटल स्टैटिस्टिक्स हो गई। ये तीनों एक जो है वो आपके एक क्लास की, एक सेशन की। तो इसके साथ ही आपका ये ऐसे मत पढ़िएगा ना, इसको जो मैंने बाय हैंड जो अपलोड कर रखे ना उससे पढ़िएगा, क्योंकि इसने टाइपिंग में कुछ ज़्यादा ही मिस्टेक कर रखी है। ये 2-4 तो सामने दिख रही है। ये कॉल पियर्सन कर दिया इसने, और उससे आप कर लीजिएगा। और उसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे तो 4 तो लगभग उस समरी में से आएंगे। बाकी बेसिक ध्यान रखिएगा, बेसिक में से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, मतलब जो है वो किस तरीके से उसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो आप इसको इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको फ़ायदा होगा। क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। कल से अपन जो छोटे छोटे टॉपिक है वो लेंगे, मतलब कि आज हो गया है गुरुवार, शुक्र, शनि और रवि। कल अगर क्लास कल हुई तो मैं कल कर लूँगा, नहीं तो कल नहीं हुई तो कल तक एक बार यहाँ तक का रिविजन कर दीजिएगा। शुक्रवार है कल, तो सैटरडे और संडे को करके मैं ये 3 छोटे छोटे टॉपिक करवा दूँगा, और वो 3 छोटे छोटे टॉपिक जैसे हो जाएंगे तो फिर अपना काफ़ी पोर्शन हो जाएगा। फिर अपना एक मेन जो है वो ये बचेगा कि भाई सैम्पलिंग कैसे होती है, और सैम्पलिंग के हिसाब से अपन हाइपोथेसिस कैसे बनाते हैं, एस्टिमेट कैसे करते हैं, और एस्टिमेट करते वक्त हमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है। मतलब वो पूरा का पूरा एक ब्लॉक है। ये यहाँ तक का एक ब्लॉक था, ये छोटे छोटे पार्ट वाला जो क्वेश्चन चैप्टर है उनका एक ब्लॉक है। देखो ये यहाँ तक जो पढ़े ना हमने वो कंटिन्यू सीरीज वाइज एक जैसे ही पढ़े, कि भाई पहले एक तरीके के डाटा, उनकी सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल वैल्यू, फिर उनका जो है उसमें डिस्पर्सन पढ़ा,
फिर उसके बाद में उनके कोरिलेशन, रिग्रेशन, उनकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ी, उनमें मूवमेंट वगैरह सब कुछ पढ़ा। अब जो है वो 3 जो है ये टॉपिक एकदम अलग है। जैसे वाइटल स्टैटिस्टिक्स की भाई इंपॉर्टेंट जो स्टेट्स होते हैं उनको किस तरीके से स्टडी करते हैं वो एक साइड हो गया, इंडेक्स नंबर एक साइड, या इन्फ्लेशन वगैरह कैसे करते हैं, टाइम सीरीज जो है ये टाइम के साथ सीरीज जैसे उनको किस तरीके से स्टडी करते हैं, ये सारा एक साइड में। ये तीनों छोटे छोटे टॉपिक हैं। फिर उसके बाद में एक लास्ट जो ब्लॉक बचेगा वो ऐसा बचेगा भाई सैम्पलिंग कैसे होती है, इस सैम्पलिंग के हिसाब से हम कैसे हाइपोथेसिस बनाते हैं, मतलब कैसे हम एस्टिमेट बनाते हैं, फिर उस एस्टिमेट के हिसाब से हम कैसे डिसीजन लेते हैं, उस एस्टिमेट को बनाने में क्या क्या गलती होती है, उस गलतियों को कैसे पता करते हैं। क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक का एक बार पूरा का पूरा आप एक दिन निकाल के पूरा रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद।